हेलो फ्रेंड्स, अब एग्ज़ाम क्योंकि बी बॉस का नज़दीक आ गया है तो चलिए हम लोग कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जल्दी से, कि जिससे कि आप अगर नहीं भी तैयारी किए हैं तो आप कुछ एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आ पाएँ। तो हम लोग अभी फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, पद, जो कि विद्यापति के द्वारा लिखा गया था। बस मैं आपको इसमें सुनाऊंगा, बस आपको सुनते जाना है, आपको याद हो जाएगा। आप कुछ पॉइंट्स तो ज़रूर लिख करके ही जाएंगे अगर इससे क्वेश्चन आता है तो ये पद जो है विद्यापति ने लिखा है। ठीक है, कवि का परिचय भी देख लेते हैं। कभी कभी कवि के परिचय से भी क्वेश्चन आ जाता है, उनके जन्म से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि का परिचय बोलता है कि विद्यापति का जन्म मधुबनी जिले के बिस्पी नामक स्थान में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ है? मधुबनी जिले के बिस्पी नामक स्थान में। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे आदिकाल और भक्तिकाल की संक्रांति बेला में मिलते हैं, और ये दो युग से संबंधित है, आदिकाल से भी और भक्तिकाल के से भी। यानी जब आदिकाल समाप्त होने को था और भक्तिकाल आरंभ होने को था। ठीक है, विद्यापति में दोनों युगों की प्रवृत्तियाँ मिलती है। उनकी जो रचनाएं वो 3 भाषाओं में मिलती है, संस्कृत, मैथिली और अवहट। यहाँ पे हिंदी में कुछ ये जो है इसमें कुछ थोड़ा सा सही से नहीं लिखा है। उनकी रचनाएं 3 भाषाओं में मिलती है, संस्कृत, मैथिली और अवहट। तीन भाषाओं में याद रखिएगा, परंतु उनकी लोकप्रियता का जो आधार था वो मैथिली में रचित पदावली ही है। तो इनकी जो लोकप्रियता खास करके हुई वो मैथिली में जो रचित उन्होंने जितने पद रचे उसको लेकर के ज़्यादा प्रचलित हुए। पदावली में विषयों की विविधता है। विषयों की विविधता जैसे श्रृंगार रस, भक्ति और लोक जीवन से जुड़े हुए अनेक पद हैं। उल्लेखनीय है कि विद्यापति किसी दार्शनिक संप्रदाय में स्वयं को बांधकर नहीं रह गए। जैसे ये किसी एक संप्रदाय में बंधकर नहीं रह गए, वे गंगा, शिव, कृष्ण, काली सबकी आराधना करते हैं। उनके श्रृंगार के पदों के नायक श्री कृष्ण और नायिका राधिका हैं। मतलब इनके जो श्रृंगार रस का जो ये पद लिखते थे उनमें नायक इनका भगवान श्री कृष्ण रहते थे और राधा रहती थी। हालांकि वे अधिक महत्व राधा को ही देते थे। ठीक है, स्त्री के सुख दुख के अनेक दृश्य उनके पदों में उनकी लोकप्रियता मौजूद है, और स्त्री का जो भी सुख दुख का वर्णन है इनके पदों में अच्छी तरह से मौजूद है। वे राजा शिव सिंह और कृति सिंह के दरबार में रहे। और ये भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस राजा के दरबार में है, तो राजा शिव सिंह और कृति सिंह के दरबार में रहे। इससे उनके काव्य में दरबारी प्रवृत्ति भी दिखाई जाती है, और उनके काव्य में दरबारी प्रवृत्ति भी दिखती है, झलक उसका भी है। मिथिला की लोक संस्कृति और प्रकृति के वे सच्चे गायक हैं। आइए अभी इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त पंक्तियों में देवी के किस रूप का वर्णन किया गया है? तो उपर्युक्त पंक्तियों में ये जो आपका जो पद है, जब आप इसको पढ़ेगा तो इसमें भैरवी का, देवी के भैरवी रूप का वर्णन किया गया है। भैरवी रूप का वर्णन किया गया है, ये आपको याद रखना है, भैरवी रूप का। यहाँ मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, उस पद को डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, बस यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यह कविता मूलतः है, तो कविता कैसा है? तो यह कविता मूलतः भक्ति परक है, भक्ति से संबंधित है। भक्ति परक मतलब भक्ति से संबंधित है। पाठ में पांडुर पुष्प की तुलना किससे की गई है? होठ से की गई है। किसने नहीं होगा, यहाँ किससे होगा? तो पाठ में पांडुर पुष्प की तुलना किससे की गई है? तो होठ से की गई है। क्वेश्चन, घन घन घनन घूघर कत बाजे पद में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? ये अलंकार पहचानना है आपको। तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, इसलिए हमने टिक भी लगा दिया है कि जिससे पहचान में कोई दिक्कत ना हो। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में वर्ण क्या होता है? एक ही वर्ण बार बार आता है। अनु मीन्स होता है बार बार, और प्रास मतलब होता है अक्षर, मतलब एक अक्षर जब बार बार पुनरावृत्ति जब उसका बार बार आए तो उसको अनुप्रास अलंकार कहेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन, लोचन कहते हैं। लोचन आँख, सबको जानता है, आँख का पर्यायवाची है, इसको नयन भी बोलते हैं, आँख भी बोलते हैं। 6ठा प्रश्न, विद्यापति की भाषा है, विद्यापति की भाषा मैथिली है। नयन का पर्यायवाची है आँख, नयन का पर्यायवाची आँख हो जाएगा। सहज सुमति में निम्न अलंकार है, यहाँ भी वर्ण का क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। विद्यापति ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में प्रयुक्त किया है। उद्दीपन कहने का मतलब क्या? प्रेरणादायक या उत्तेजित, ठीक ना, उत्तेजित। तो उस उद्दीपन रूप को प्रयुक्त किया है अपने इस पद में, प्रकृति का। दक्षिण शब्द है, दक्षिण कौन सा शब्द है? तो दक्षिण आपका तद्भव शब्द है। दक्षिण कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। बदन का अर्थ क्या है? बदन का अर्थ हो जाता है कपड़ा। बदन का अर्थ क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा, क। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, घन घन घनन घूघर कत बाजे पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है।
ये तो क्वेश्चन ऊपर भी हम लोग देखे हैं। नयन का पर्यायवाची आँख है। क्वेश्चन बहुत ईजी आता है हिंदी में। आप ग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाइएगा, लिटरेचर से भी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ग्रामर से भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है और ज़्यादा कोई टफ नहीं रहता है। बस एक बार आपको, और ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे आपका जल्दी से कंप्लीट होगा। मान लीजिए अगर आप इस वीडियो का थोड़ा थोड़ा भी देख करके जाएगा तो आप कुछ तो ज़रूर लिख करके आइएगा, और बहुत शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। भैरवी वंदना में कवि ने देवी के किस रूप की चर्चा की है? देवी के रौद्र रूप की चर्चा की। ये जो पद है जो विद्यापति लिखे, इसमें देवी की किस रूप की कैसा रूप है? तो रौद्र रूप की, ठीक ना, गुस्सैल टाइप लाइक, ओके, रौद्र रूप की। निम्नलिखित काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करें। सामर वरण नयन अनुरजती, जलद जोग फुलकोका, कटकट विकट ओट पुट पाणरी, लिधुर फेन उठकोका। इसका उत्तर दिया है देखिए मैं अपने से इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो इस बुक में दिया हुआ है उसी के अनुसार मैं आपको बस एक तरह से हिंट दे रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन दे करके समझ सकें। इसका आंसर क्या है? उत्तर दिया है, प्रस्तुत काव्यांश विद्यापति द्वारा रचित कविता से लिया गया है। कवि वंदना के माध्यम से अपने भक्ति परक अनुराग को व्यक्त करता है और देवी से सुंदर वरदान की इच्छा करता है। व्याख्या इसका देखिए, कवि कहते हैं, हे असुरों को भय प्रदान करने वाली भैरवी, तुम पशुपति शिव की पत्नी माया हो, तुम्हारी जय हो। हे गोस्वामिनी, मुझे सुंदर वरदान दो, तुम्हारे चरणों का अनुकरण करने में ही हमारी सद्गति है। तुम्हारे चरण दिन रात मृतकों के आसन पर शोभित रहते हैं। चंद्रमणि तुम्हारे चूड़ा कहने का मतलब जो जूड़ा होता है, हम लोग जूड़ा में विराजित हैं। तुमने कितने ही दैत्यों को मारकर अपने मुंह में डाल लिया है, कितने दैत्यों को उगलकर कुल्ला कर दिया है। कवि आगे कहते हैं कि तुम्हारे वर्ण श्यामल है और नयन रक्तिम, क्रोध से लाल। ऐसा प्रतीत होता है कि श्याम कहने मतलब जो काले बादल होते हैं, मेघ के साथ विकसित रक्त कमल के योग हो गया है। तुम्हारे कटकटाते हुए विकट ओठ पुट पांडुर पुष्प के समान रक्तिम लाल हो गए हैं। उस पर रुधिर के फेन के बुलबुले उठ रहे हैं। तुम्हारे चरण आवेशित घुंघरू कितनी घन घन ध्वनि कर रहे हैं। तुम्हारी तलवार हननाती हुई शत्रुओं का विनाश कर रही है। विद्यापति कवि तुम्हारे चरणों का सेवक है। हे माता, पुत्र को विस्मृत मत करना। प्रश्न 5वां क्या बोलता है? विद्यापति की भाषा शैली का वर्णन कीजिए। विद्यापति की कविता लोक संस्कृति की मिठास से उपजी है, इसलिए उनके पदों में गेयता है। उनके गेय पद मुक्तक काव्य रूप में हैं। उनके पदों की भाषा मैथिली है। भाषा की सहजता कविता को गति प्रदान करती है। देवी से वर मांगने वाली इस पंक्ति की सहजता पर ध्यान दें। और कुछ यहाँ पे पद दिए गए हैं, जैसे सहज सुमति वर दियो गोसाउनी, अनुगत मति तू पाया। कवि ने अलंकारों का अधिकार पूर्वक प्रयोग किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कवि जो है, यहाँ पे जो विद्यापति जी हैं, वो उन्होंने अलंकारों का बखूबी प्रयोग किया है। घन घन घनन सहज सुमति में अनुप्रास अलंकार है। विद्यापति ने रूढ़ उपमानों को नए ढंग से प्रस्तुति किया है। मुख की चंद्रमा से और नेत्र की उपमा कमल से दी है। नेत्र की उपमा कमल से दी है और मुख की जो उपमा है वो चंद्रमा से। ये सब कुछ ये याद रखिएगा कि इसकी उपमा किससे दी गई है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और अलंकार खास करके प्रकृति को उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत करते हुए, देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हम लोग अभी देखें कि प्रकृति को उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत करते हुए नायिका के सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है। तोहर वदन सम चान होवथी नहीं, जाइयो जतन विहि देला। इसमें क्या कहता है कि देवी वंदना में देवी के रौद्र रूप की चर्चा की गई है। काव्य में बिंब विधान का भी बहुत महत्व होता है। विषय सामग्री के अनुरूप स्वरूप का बोध ही बिंब कहलाता है। अनुभवों को सजीव रूप में प्रस्तुत करने में बिंब उपयोगी सिद्ध होते हैं। कविता में दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। ऐसा लगता है मानो आंखों के सामने एक चित्र सा खड़ा कर दिया गया है। देवी वंदना का एक अंश देखिए, और यहाँ पे कुछ अंश दिया गया है पद का, जैसे सामर वरण नयन अनुरजती, जलद जोग फुलकोका, कटकट विकट ओठ पुट पांडरी, लिधुर फेन उठ कोका। ये थोड़ा सा कट गया है, लेकिन नीचे में क्या है, लिधुर फेन उठ कोका। तो ये थी हमारी जो पहला जो पार्ट था, पद जो कि विद्यापति के द्वारा लिखा गया था, उसके बारे में बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाया कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है और ये पद क्या है। बस इसमें मैं पूरे चैप्टर के बारे में नहीं डिस्कस किया हूँ।
बस थोड़ा सा पद आपको दिखाया हूँ, कुछ क्वेश्चन दिखाया हूँ और विद्यापति जी के बारे में कुछ बताया हूँ, जिससे आप कुछ समझ सको, कुछ भी लिख सको एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। ओके बाय गाइस, अब दूसरे चैप्टर में मिलेंगे।